नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्डन हिस्ट्री चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सही होंगे और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिक्षमता। पिछली वीडियो के अंदर हमने बात करी थी हमारे टीचर मेथड्स के फाउंडर्स की और टीचिंग एड्स के बारे में। आज का जो हमारा टीचिंग का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग इवैल्यूएशन की। इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन की। आज हम बात करने वाले हैं मूल्यांकन की। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग भी बहुत से सवाल एनटी हमसे करता है। साथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बच्चों को, जो हम आने वाले भावी जो टीचर्स हैं, जो आप लोग हैं, भावी जो प्रोफेसर्स हैं, उनको इस मेथड का पता होना बहुत ज़रूरी है। किस प्रकार से बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, किस प्रकार से बच्चों का जो इवैल्यूएशन किया जाता है और कौन कौन से तरीके से और कौन कौन से प्रकारों से इसका यूज़ होता है और कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है, उसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सा सबसे पहला मेथड होता है। सबसे पहला जो मेथड यूज होता है वो होता है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। समझिए इस बात को। सबसे पहला जो है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, यानी कि हिंदी में बात करें तो स्थानन मूल्यांकन। स्थानन मूल्यांकन यानी कि प्लेसमेंट इवैल्यूएशन को आपको मैं समझाता हूँ सरल भाषा के अंदर। स्थानन जो प्लेसमेंट है ये क्या चीज़ है। जैसे कि आप देखते हैं कि आप कोई परीक्षा दे रहे हैं या फिर आप देखते हैं कि एडमिशन के टाइम पर जो आपके एग्ज़ाम होते हैं, जिसको हम एंट्रेंस टेस्ट भी कहते हैं, वो जो होता है प्लेसमेंट होता है। यानी कि आपका प्लेसमेंट हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपको प्लेस किया जा रहा है। यानी कि आप एडमिशन के टाइम पर जो होता है, यानी कि एडमिशन के टाइम पर होने वाला एग्ज़ाम जो होता है प्लेसमेंट कहलाता है। दूसरा जो है प्रमोशन के टाइम पर भी जो आप एग्ज़ाम देते हैं, जो आपका एग्ज़ाम होता है, उसके लिए भी आपका जो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन ही कहलाता है। उसके अलावा कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम, भर्ती परीक्षा होती है, उसका एग्ज़ाम होता है, जो आपको एक जॉब मिलने वाली होती है, इसको हम जॉब प्लेसमेंट भी कहते हैं। जॉब प्लेसमेंट के लिए जो जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, हमसे अगला जो है लेंगे जॉब प्लेसमेंट, जो कि जॉब प्लेसमेंट और एक कंपटीशन एग्ज़ाम, जितने भी आपके ये एग्ज़ाम होते हैं सारे जो आते हैं प्लेसमेंट इवैल्यूएशन के अंदर ही आते हैं। दोस्तों, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, अच्छे से इसको समझना है, क्योंकि प्लेसमेंट जो होता है स्थानन मूल्यांकन होता है। क्योंकि जो आप एग्ज़ाम देंगे प्लेसमेंट के लिए, यानी कि एडमिशन के टाइम पर आप जो एग्ज़ाम देते हैं, जो बड़े स्तर के हायर एजुकेशन के जो आपका एडमिशन होता है, जो आपका बड़े स्तर पर जो आपको जो क्लास के अंदर आपको एडमिशन लेना होता है, उसके अंदर जो आपका एग्ज़ाम होता है वो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कहलाता है। या आपके प्रमोशन के लिए, आप किसी जॉब में हैं, आप अपना प्रमोशन चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको कई जगहों पे एग्ज़ाम देना होता है, वो भी आपका प्लेसमेंट एग्ज़ाम ही कहलाता है। वो कंपटीशन एग्ज़ाम यानी कि भर्ती जो होती है, गवर्नमेंट की जो भर्ती होती है, कोई भी भर्ती होती है, किसी भी जॉब के लिए आप जाते हैं उसकी जो, या फिर कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम होता है, उसके लिए भी जो आप एग्ज़ाम देते हैं वो भी कौन सा मूल्यांकन रहता है, प्लेसमेंट मूल्यांकन कहलाता है। दोस्तों, उसके बाद जो जॉब के लिए आप ट्राई करते हैं, जॉब के लिए आपकी प्लेसमेंट जो होती है वो भी आपका प्लेसमेंट एग्ज़ाम, जो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कहलाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से सबसे पहला जो इवैल्यूएशन है वो ये है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है। आप एनटीए आपसे सवाल पूछ सकता है कि कंपटीशन एग्ज़ाम कौन सा मूल्यांकन है, या फिर एडमिशन आपका कौन सा, हायर एजुकेशन के अंदर एडमिशन आपका कौन सा मूल्यांकन है। इस प्रकार से आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जो अगला जो हमारा मूल्यांकन है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझिए उस बात को। अगला जो हमारा मूल्यांकन है वो है फॉर्मेटिक इवैल्यूएशन। यानी कि निर्माणात्मक मूल्यांकन। यानी कि निर्माणात्मक मूल्यांकन का मतलब है फॉर्मेटिक
इवैल्यूएशन, यानी कि चलती क्लास के अंदर। मैंने आपको बताया था कि चलती क्लास के अंदर, यानी कि जैसे कि अब मैं आपको क्लास ले रहा हूँ, आपको क्लास को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपको क्लास में केंद्रित करने के लिए, आपको फिजिक्स जो मेंटली है, जो आपको मानसिक तौर पर क्लास के अंदर उपस्थित लाने के लिए, आपको चैप्टर की तरफ या क्लास की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए जो आपसे मैं क्वेश्चन करता हूँ, जो मैं आपके बीच बीच में क्लास में चलती क्लास में जो क्वेश्चन करता हूँ, आपके सुधारात्मक जो निर्माणात्मक जो क्वेश्चन करता हूँ, वो कहलाता है फॉर्मेटिक इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिक इवैल्यूएशन। अब इसको समझिए, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले जो इसके अंदर यूज किया जाता है वो आता है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर यानी कि चलती क्लास के अंदर हम आपसे क्वेश्चन करते हैं, आप हमसे आंसर देते हैं। ये भी किसमें आता है? फॉर्मेटिक यानी कि निर्माणात्मक मूल्यांकन के अंदर यूज होता है। दूसरा कौन सा यूज होता है? इसके बाद हम यूनिट टेस्ट जो लेते हैं, यूनिट टेस्ट भी एक फॉर्मेटिक मूल्यांकन है। उसके बाद तीसरा सेशनल टेस्ट। हम साप्ताहिक या एक माहिक जो हम त्रिमाहिक जो इवैल्यूएशन करते हैं, वो भी क्या होते हैं, जिसको हम हिंदी भाषा में, आम भाषा के अंदर कच्चे एग्जाम कह देते हैं, कच्चे पेपर बोलते हैं। वो क्या चीज़ आता है? सेशनल टेस्ट जो होते हैं वो भी एक फॉर्मेटिक ही है, फॉर्मेटिक इवैल्यूएशन के अंदर ही आता है। उसके बाद जो होता है और चैप्टर टेस्ट यानी कि एक चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद जो बच्चों का इवैल्यूएशन किया जाता है, वो भी फॉर्मेटिक इवैल्यूएशन के अंदर ही आता है। उसके बाद जो इसके अलावा जो आते हैं असाइनमेंट यानी कि हस्तकला, जो हम बच्चों को एक चैप्टर या एक यूनिट के अंदर से किसी कुछ लिखने के लिए बच्चों को देते हैं, यानी कि एक असाइनमेंट बच्चों को देते हैं। आप सभी को पता है कि असाइनमेंट का जो कला है, हस्तकला को बढ़ाने के लिए, राइटिंग स्किल को बढ़ाने के लिए बच्चों को ये जो असाइनमेंट दिया जाता है, मैं इसकी चर्चा भी कर चुका हूँ। ये भी एक मेथड है टीचिंग का। तो ये मेथड होने के साथ साथ इवैल्यूएशन का भी मेथड है। तो इस प्रकार से ये फॉर्मेटिक जो निर्माणात्मक है, चलती क्लास में अंदर यूज़ किया जाता है। सबसे पहले इसके अंदर चलती क्लास के अंदर यानी कि आफ्टर टीचिंग या टीचिंग जो कर रहे हैं आप, उसके बाद जो इवैल्यूएशन होता है क्वेश्चन आंसर से, ये फॉर्मेटिक में आता है। यूनिट टेस्ट, पूरी यूनिट पढ़ाने के बाद जो टेस्ट लिया जाता है। सेशनल होते हैं वो भी हमारे फॉर्मेटिक में आते हैं। चैप्टर टेस्ट, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जो टेस्ट जो लिया जाता है वो भी हमारा जो है फॉर्मेटिक में आता है। उसके बाद आता है इस असाइनमेंट, जो हम बच्चों को यूनिट कंप्लीट होने के बाद जो असाइनमेंट देते हैं, जो बच्चों को लेखन कार्य देते हैं, वो भी क्या आता है? फॉर्मेटिक इवैल्यूएशन में आता है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं पहले। चलिए उसके बाद बात करते हैं अगले की। अगला कौन सा हमारा इवैल्यूएशन है। उसके बाद तीसरा इवैल्यूएशन हमारा है सुमेटिव इवैल्यूएशन, यानी कि सुमेटिव इवैल्यूएशन यानी कि योगात्मक इवैल्यूएशन। ये कैसे किया जाता है उसके बारे में समझिए। ये हमारा जो है फॉर्मेटिक तो हमने समझ लिया। उसके बाद सोमेटिक जो है, सोमेटिक यूज़ किया जाता है आफ्टर टीचिंग, यानी कि जब आपने पूरी क्लास को पढ़ा दिया, पूरे सभी चैप्टर को पढ़ा दिया, पूरा करिकुलम कंप्लीट कर दिया, कंप्लीट करने के बाद पूरा सिलेबस पूरा पढ़ा दिया, सिलेबस की लास्ट में जो एग्ज़ाम होते हैं हमारे, यानी कि हमारे जो टेस्ट होते हैं सेमेस्टर टेस्ट यानी कि सेमेस्टर के जो पेपर होते हैं वो क्या होते हैं? इवैल्यूएशन, सोमेटिक इवैल्यूएशन। फाइनल एग्जाम का एग्जाम्पल भी यही कहलाता है, इसी को ही कहते हैं। इस प्रकार से ये दोनों जो होते हैं, जो हमारा लास्ट में जाता है, जब हमारा सिलेबस पूरा हो जाता है, सिलेबस पूरे होने के बाद जो बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, जब उनको अगली सत्र के अंदर, अगली क्लास के अंदर उनको प्रमोट करना होता है, यानी कि उनको अगली क्लास के अंदर प्रमोट करना होता है, तो क्या करते हैं हम? जो इवैल्यूएशन कहते हैं, जो एग्ज़ाम लिया जाता है, उसको कहा जाता है सुमेटिव योगात्मक मूल्यांकन, सुमेटिव इवैल्यूएशन। आप इसको भी अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद अगला जो हमारा आता है
बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगला, उसको समझिए। नंबर 4 पे वो आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, यानी कि निदानात्मक इवैल्यूएशन। अब इसको समझिए, ये क्या इवैल्यूएशन है? यानी कि जो बच्चे चलती क्लास में, यानी कि चलते हुए क्लास के अंदर जो हम करवाते हैं, जो टेस्ट होते हैं हमारे, जो हम फॉर्मेटिक जो एक आप क्विज़ भी कह सकते हैं, इसके अंदर फॉर्मेटिक के अंदर क्विज़ भी आप आते हैं, इसके अंदर क्विज़ जो बच्चों से करवाते हैं, या फिर चलती क्लास के अंदर क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं, जो सेशनल टेस्ट होते हैं, चैप्टर टेस्ट होते हैं, जिसमें वो बच्चे अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते, अच्छा कुछ नहीं कर पाते, कुछ सीख नहीं पाते, उसके बाद उसमें का सुमेटिव टेस्ट के अंदर भी वो जीरो रहते हैं, नील रहते हैं, उनका कोई आंसर नहीं होता, वो फेल हो जाते हैं। इन दोनों के बाद, इन दोनों में फेल होने के बाद बच्चों को जो अगला जो कार्य करवाया जाता है वो होता है डायग्नोस्टिक, यानी कि निर्माणात्मक, यानी कि निदानात्मक। इन दोनों के फ्लॉप होने के बाद क्या किया जाता है? निदानात्मक। ये एक तरह की काउंसलिंग कही जाती है, काउंसलिंग होती है बच्चों की कि क्यों बच्चा क्लास के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा है, क्यों बच्चों के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, क्या कारण है इसके पीछे। ये जो सभी चीज़ें हैं, इसके क्या कारण है, आपको इसको काउंसलिंग की जाती है। इसमें बच्चों के जो अभिवक्ता हैं, जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं बच्चों के, उनको भी उसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है। क्योंकि ये कि मान लीजिए एक एनुअल मीटिंग होती है, जो आप पेरेंट्स मीटिंग के नाम से भी जानते हैं। पेरेंट्स को बुलाया जाता है, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बच्चों को बताया जाता है कि बच्चा ये कारण से बहुत ज़्यादा मतलब कि पिछड़ा हुआ है, इस वजह से इसके नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं। ये सभी जो होती है डायग्नोस्टिक, यानी कि निदानात्मक उपचार जो इसके अंदर इवैल्यूएशन में किया जाता है। उसके बाद अगला जो हमारा 5वां जो है वो है नंबर 5, नंबर 5 पे जो है वो है इंटरव्यू यानी कि इंटरव्यू इवैल्यूएशन, साक्षात्कार। क्या चीज़? साक्षात्कार, यानी कि इंटरव्यू, फेस टू फेस मूल्यांकन। ये मूल्यांकन यूज़ होता है हमारे जॉब के लिए, यानी कि हम कहीं पे जॉब के लिए जो करने जाते हैं तो वो हमारा मूल्यांकन लेते हैं, यानी कि हमारा इवैल्यूएशन करते हैं कि हमने क्या सीखा है, क्या किया है। हमारी पर्सनैलिटी को टेस्ट किया जाता है, हमारी पर्सनैलिटी को चेक किया जाता है, हमारी जो हमारे अंदर जो बात करने की जो कला है, हमारे अंदर बच्चों के जो सामने वाले को प्रभावित करने की जो कला है, वो इंटरव्यू के अंदर की जाती है। ये भी एक इवैल्यूएशन का एक तरीका है, जो व्यक्ति की पर्सनैलिटी की चेक करने का एक तरीका है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है। चलिए इसको हम एक नए तरीके से समझते हैं, इन सभी के सभी को, पाँचों के इवैल्यूएशन के। तो मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं, तो सबसे पहले किसी चीज़ में एडमिशन लेने जाते हैं, यानी कि आप एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, और एंट्रेंस टेस्ट देने के बाद आपका एडमिशन हो जाता है। यानी कि सबसे पहले आपने लिया एडमिशन, यानी कि प्लेसमेंट। दूसरी बात, फिर आपने क्लासें लगाई, यानी कि आप चलती क्लास के अंदर आपका इवैल्यूएशन हुआ, आपने क्लास लगाई। पहले एडमिशन मिल गया, एडमिशन लेने के बाद आपको क्लास मिल गई, यानी कि आपने क्लास लगाई, इसके अंदर आपका फॉर्मेटिक इवैल्यूएशन हुआ। फिर क्लास लगाने के बाद आपके जो है लास्ट में जो आपके टेस्ट हुए, यानी कि आपके फाइनल एग्जाम हुए, फेयर जो पेपर हुए, वो समेटिव के अंदर आते हैं लास्ट में, पूरी क्लास पढ़ने के बाद। फिर आपने लास्ट में अपनी काउंसलिंग कराई कि आपको क्या चीज़ बनना चाहिए, कहाँ आपको जाना चाहिए, क्या आपकी साइड होनी चाहिए। आपने अपनी काउंसलिंग करवाई, यानी कि निदानात्मक, डायग्नोस्टिक, आप में इन दोनों में क्या प्रॉब्लम्स आई, इसकी आपने काउंसलिंग करवाई। उसके बाद आप लेने जाते हैं जॉब का के साथ लेने के साथ आपको सामना करना पड़ता है इंटरव्यू का, जो आपका पर्सनैलिटी का चेक है, यानी कि पर्सनैलिटी की आपकी इवैल्यूएशन किया जाता है। तो इस प्रकार के आप पाँचों इवैल्यूएशन को समझ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले। उसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं हमारी क्लास के अंदर, आपको मैंने बताया था कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए हम उसके बाद चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या हमने अपने टॉपिक के अंदर पढ़ लिया है। हम पढ़ रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। क्या पढ़ रहे हैं? टीचिंग
एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिक्षमता, हम ये पढ़ रहे हैं। हमने इसके अंदर क्या क्या पढ़ा इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा इसके अंदर टीचिंग के मीनिंग को, टीचिंग के मीनिंग्स को। फिर हमने पढ़ा टीचिंग के टाइप्स को। फिर हमने पढ़ा टीचिंग के नेचर को। फिर हमने पढ़ा टीचिंग के स्टेप्स को। फिर हमने पढ़ा इसके प्रिंसिपल्स को। फिर हमने पढ़ा टीचिंग के प्रिंसिपल्स के बाद मेथड्स को। फिर हमने पढ़ा टीचिंग के फाउंडर्स को। और फिर हमने पढ़ा फाउंडर्स के बाद टीचिंग के एड्स को। फिर हमने लास्ट में जो हम पढ़ने जा रहे हैं टीचिंग के एड्स के बाद, क्योंकि हमने जो पढ़ा इवैल्यूएशन। तो ये जो सभी मैंने आपको जो शुरू के अंदर बताए थे कि हमने टीचिंग के मीनिंग्स को पढ़ा, टीचिंग के टाइप को, नेचर को, स्टेप्स को, प्रिंसिपल को, मेथड्स को, फाउंडर्स को और एड्स को, और लास्ट में जो इवैल्यूएशन को हमने पढ़ा। तो ये सभी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इनसे आपको मैं बता दूं कि ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको लास्ट में बताया था, शुरू में जो हमारी वीडियो थी, हमारा जो लेक्चर था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मैं आपको अपने अनुभव के अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछे जाने वाले 5 क्वेश्चन कहाँ से मैन्युअली पूछे जाते हैं, मैं उनकी चर्चा करने वाला हूँ अब। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टीचिंग मीनिंग में से भी एक क्वेश्चन किया जाता है। टीचिंग के मीनिंग में से एक क्वेश्चन किया जाता है। टीचिंग के मीनिंग्स को मैंने आपको बता दिया था कि वो आपसे पर्टिकुलर परिभाषा नहीं पूछता, किसी साइकोलॉजिस्ट की, किसी विद्वान की, किसी स्कॉलर की आपसे परिभाषा नहीं पूछ सकता है। ऐसा नहीं कि पूछता नहीं है, पूछ सकता है, अभी तक नहीं पूछी गई है। वो एक आपको उदाहरण देता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टीचर जो होता है एक शॉपकीपर की तरह होता है, और स्टूडेंट जो होता है वो एक विक्रेता की तरह, यानी कि ग्राहक की तरह, उपभोक्ता की तरह होता है। तो इस तरीके से आपको वो सवाल पूछ सकता है कि मान लीजिए आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं कि टीचर एक बगीचे की तरह है, और जो स्टूडेंट है वो एक फूल की तरह है। इस तरीके से आपको ऑप्शन दे सकता है। और टीचर जो है एक उत्पादक की तरह है, और जो है उत्पादन की तरह है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मीनिंग में से एक क्वेश्चन बनता है। दूसरी बात, क्वेश्चन के टाइप्स, आपको 3 टाइप्स बताए थे। कौन कौन से अच्छे से आपको याद होंगे? सबसे पहले आउटो सेंट्रल यानी कि एक तंत्रीय। दूसरा मैंने आपको बताया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक। तीसरा जो कि अब हमारा यूज़ किया जा रहा है, लेजिस्लेटिव यानी कि संतुलनात्मक। ये 3 आपको टाइप बताए थे महत्वपूर्ण। इन टाइप्स में आपको एक उदाहरण देगा, आपसे पूछेगा नहीं कि कितने टाइप्स होते हैं, क्योंकि टाइप जो टीचिंग के टाइप्स बहुत सारे हैं दोस्तों। टीचिंग के टाइप्स बहुत सारे हैं, अनगिनत हैं, लेकिन वर्ग के हिसाब से अलग है, सत्र के हिसाब से अलग है, मेमोरी के हिसाब से अलग है, हर तरीके से हर स्तर के अलग टाइप से हैं टीचिंग के टाइप है। लेकिन हमने जो पढ़े थे 3 पढ़े थे, वो हमने अपने यूनिवर्सिटी महाविद्यालय नेट के अकॉर्डिंग पढ़े थे। इसलिए वो सवाल करता है आपको उदाहरण देकर, एग्जाम्पल देकर, आपको एग्जाम्पल दे देगा कि आजकल की जो शिक्षण व्यवस्था है वो कौन सी शिक्षण व्यवस्था है, कौन सी, वो आपसे कह सकता है कि टीचर सेंटर थ्योरी है, या फिर अपना स्टूडेंट सेंटर थ्योरी है, या टास्क सेंटर थ्योरी है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है, इनमें से 2। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो टीचिंग की टाइप से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद स्टेप्स में से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेचर से भी इन दोनों में से एक क्वेश्चन पूछने की हमेशा संभावना रहती है। उसके बाद बात करते हैं फाउंडर और मेथड और प्रिंसिपल में से भी आपको उदाहरण देके ही सवाल पूछता है। तो इन तीनों में से, यानी कि मेथड, प्रिंसिपल और फाउंडर्स में से भी एक सवाल आपको एनटीए पूछती है। और उसके बाद रह जाते हैं हमारे टीचिंग एड्स और इवैल्यूएशन, यानी कि टीचिंग की कौन कौन सी
घटक हैं और कैसे इवैल्यूएशन किया जाता है। इसमें से 100% इवैल्यूएशन में से 100% सवाल करता ही करता है। तो आप में से इन दोनों में से भी एक सवाल किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से एनटीए हमसे 5 सवाल पूछती है टीचिंग एप्टीट्यूड में से। मैंने आपको बताया मीनिंग में से एक सवाल, टाइप में से एक सवाल, नेचर और स्टेप में से एक सवाल, और प्रिंसिपल, मेथड्स और फाउंडर्स में से भी एक सवाल आपको पूछता है। और इसी प्रकार जो है टीचिंग एड्स और इवैल्यूएशन में से भी एक सवाल आपसे पूछता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमसे 5 सवाल पूछे जाते हैं। आपको अच्छे से ये जो है समझना है, अच्छे से ये पढ़ना है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टीचिंग एप्टीट्यूड जो है, शिक्षण अभिक्षमता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है एक टीचर के लिए। एनटीए हमसे क्यों ये सवाल करता है, मैंने ये अपनी प्रथम वीडियो जो सिलेबस के अंदर जो वीडियो डाली थी उसके अंदर डिस्कशन किया हुआ है, आप वो जाके देख सकते हैं। अब जो है उससे अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं कि क्यों, कौन सा टॉपिक क्यों पढ़ाया जा रहा है, वो एनटीए ने हमें यहाँ पे अच्छे से समझाया। मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, सारा उसको एनालाइज किया है पहले जो हमारा पहला जो सिलेबस का टॉपिक है उसके अंदर, सिलेबस का जो वीडियो उसके अंदर। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है हमारे एनटीए 5 सवाल इसके अंदर से करता है, और आपको अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए। और मैंने ये सारे टॉपिक जो है आपको कवर भी करवा दिए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए आप। तो दोस्तों और भी मैं आपको बता दूं कि एक अधिगम यानी कि लर्नर यानी कि स्टूडेंट्स के बेस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों जो हमारा लर्नर है यानी कि स्टूडेंट हमेशा टॉप पर रहता है। यानी कि आजकल की जो थ्योरी है वो स्टूडेंट सेंटर्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाता है। वो मैं आपको नेचर्स में, प्रिंसिपल्स में अच्छे से आपको बता चुका हूँ। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, इस चीज़ को आपको समझना है अच्छे से। तो दोस्तों आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा, अच्छे से आपने इसको समझ लिया होगा, इसको अच्छे से रीड कर लिया होगा। अगर आप इसको बार बार इन वीडियो को देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप इसको रटिए नहीं, समझिए, समझ कर ही चलिए। समझ के चलेंगे उतना अच्छा होगा, समझ के इसको पढ़ेंगे तो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है ये। तो दोस्तों आप एक टीचर हैं, एक भावी टीचर हैं, एक भावी प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, तो आपको हमेशा अपने लिए यही उम्मीद रखनी है कि आप टीचर बन के ही पढ़ें। यानी कि आप अपने अंदर ये मान लें कि मैं एक प्रोफेसर हूँ, मैं एक टीचर हूँ, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना अध्ययन कार्य करते रहें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और आपके लिए काफ़ी लाभदायक भी रहा होगा। तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मेरे आने वाले वीडियो के लिए अपने जो नोटिफिकेशन वाला जो घंटे का जो आइकन है उसको प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का जो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और तुरंत आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं। दोस्तों और जी मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आगे शेयर जरूर कर दें, ताकि जो आपके जैसे जो स्टूडेंट हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए, रीडिंग करते रहिए, जुड़े रहिए गोल्डन हिस्ट्री के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।